गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा जो कक्षा 10 का अगला टॉपिक होने वाला है, कुछ बच्चों ने हमें शिकायत की कि सर प्रिज्म आप नहीं बताया, तो हमने कहा प्रिज्म का भी एक वीडियो आपको बना के दे देते हैं। और इसमें आइए आज हम समझते हैं कि प्रिज्म क्या है और प्रिज्म प्रकाश के साथ ये कैसा व्यवहार करता है, ये कैसे आँख मिचौलियाँ खेलता है। लेकिन उससे पहले मैं प्रिज्म के बारे में कुछ बोलूं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आगे चलते हैं, प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रिज्म कहते किसे हैं। पहला सवाल, प्रिज्म कौन है या प्रिज्म किसे कहते हैं। तो आपको बता दें बेटा कि प्रिज्म जो है वो किसी भी पारदर्शी माध्यम का वह भाग होता है जिसमें दो समतल पृष्ठों के बीच जो घिरा होता है। प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा होता है। यानी कि एक समतल पृष्ठ ऐसे, दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे, तो दो समतल पृष्ठों के बीच ये पारदर्शी पदार्थ होता है। एक बार फिर से सुनिएगा, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। अर्थात यदि हम कोई कांच का गुटका लें और उस कांच के गुटकों को एक तरफ से काट दें और दूसरी तरफ से भी काट दें, उसका आकार बना दें त्रिभुज की तरह, तो जो कांच के गुटके से भाग निकल कर आता है वही होता है हमारा प्रिज्म। कुछ इस प्रकार उसका चित्र हम बना सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा प्रिज्म होता है, क्योंकि प्रिज्म एक त्रिविमीय वस्तु है। त्रिविमीय का मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। बोर्ड पर तो हम उसे बना नहीं सकते, लेकिन ये दिखा सकते हैं कि प्रिज्म का जो अगला हिस्सा है वो ऐसे त्रिभुज आकार का होता है और थोड़ा पीछे जाने पर फिर से उसे त्रिभुज आकार ही दिया जाता है। तो ये पहला समतल पृष्ठ, ये दूसरा समतल पृष्ठ, और ये जिन कोणों के बीच में घिरा होता है, इस कोण को यानी कि प्रिज्म के दोनों पृष्ठों के बीच का जो कोण होता है, जिसे हम कैपिटल ए से नोट करते हैं, इसे कहते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण, ठीक है ना। तो प्रिज्म के दो पृष्ठों के बीच बने कोण को हम प्रिज्म कोण के नाम से भी जानते हैं। और ये जो दो हमारे समतल पृष्ठ होते हैं, इन पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब प्रिज्म की विशेषता क्या होती है, या प्रिज्म पर यदि कोई प्रकाश की किरण डाली जाए तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन किस प्रकार होगा। क्यों अपवर्तन ही क्यों? क्योंकि प्रिज्म एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा था जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से बना हुआ था। अर्थात इस पर जब हम प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश का ये परावर्तन तो कर नहीं सकता, क्योंकि ये पारदर्शी है और पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश का परावर्तन नहीं बल्कि अपवर्तन करती हैं। इसलिए आज हम जो बात करने वाले हैं वो प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन पे। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पे, इस पे चर्चा करने वाले हैं कि कोई प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार करता है। तो आइए बात समझते हैं। यहाँ पे इन बातों को हटाते हैं और जानते हैं कि प्रिज्म किसी भी प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार करता है। मान लेते हैं इसके तीन पृष्ठ थे, ए, बी, सी, ये तीनों कोने हो जाते हैं प्रिज्म के। अब इस प्रिज्म पर यदि आपने कोई प्रकाश की किरण डाली, कोई प्रकाश की किरण ये डाली, ये डाली गई प्रकाश की किरण किस नाम से जानी जाएगी? आपतित प्रकाश की किरण। अब ये प्रकाश की किरण देखो, प्रिज्म के इधर भी और प्रिज्म के उधर भी कौन है भाई? वायु है। इधर भी वायु और इधर भी कौन है? वायु है। और प्रिज्म किस चीज का बना हुआ है? कांच का बना हुआ है। अब हमने वायु से एक टॉर्च को जलाया और टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश इस प्रिज्म के AC पृष्ठ पर जाकर गिरा। AC पृष्ठ पर गिरने के बाद अब चूंकि ये प्रकाश वायु से चलकर आया और कांच में जाना चाहता है, अपवर्तन का नियम कहता है बच्चों कि जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है
जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब होता कैसे है और कहाँ होता है? इसके लिए जिस बिंदु पर प्रकाश आता है उस बिंदु पर हम एक 90 अंश की कोण बनाती हुई रेखा खींच लेते हैं। आइए रेखा को, ये ठीक है। तो ये हमारा जहां पर ये प्रकाश की किरण टकराई है इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु, और आने वाली किरण का नाम आपतित किरण, और इनके बीच ये बना कोण होता है आपतन कोण आई। अब देखें बेटा, तो ये प्रकाश की किरण जो हमारी थी, इस किरण को तो जाना ऐसे सीधे में था, इसी प्रकाश की किरण को ऐसे किस दिशा में जाना था? सीधी एकदम, क्योंकि प्रकाश तो एक सीधी रेखा में चलता है। लेकिन अब माध्यम विरल, क्योंकि वायु एक विरल माध्यम है, किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। इसलिए ये प्रकाश की किरण वायु यानी कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी तो अंदर की तरफ अगर हम देखें तो अभिलंब ये है हमारा, आप इनका नाम भी रख सकते हो एन एम। तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी, और जब ये अभिलंब की ओर झुकेगी तो ये अपने पुराने रास्ते से हट करके ये नए रास्ते को पकड़ते हुए किसी बिंदु दूसरे बिंदु पर जाकर के टकराती है, यानी कि इस रास्ते को ये छोड़ देती है और दूसरे बिंदु पर टकराती है। मान लेते ये P से चली थी और पहली बार जब टकराई तो ये Q पर टकराई, और Q से जब चली तो ये प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ किससे? AB से, और मान लेते हैं ये बिंदु कौन सा था हमारा? PQR था। अब यहाँ पर जब ये टकराई तो हम देख सकते हैं कि ये प्रिज्म से जो प्रकाश यहाँ तक गया, ये जो प्रकाश गया ये कांच से चलकर गया है इस पृष्ठ तक। अब यहाँ से ये कांच से निकल कर जाएगा वायु में, और हम जानते हैं कांच से वायु में जाने के लिए इसे सघन से किस में चलना पड़ेगा? विरल माध्यम में चलना पड़ेगा। तो खींचना है पहले तो अभिलंब, और हमने खींच लिया इस आपतन बिंदु, क्योंकि दूसरे पृष्ठ AB के लिए QR वाली जो किरण है वो आने वाली यानी कि आपतित किरण की भांति व्यवहार करती है। अभी तो इसको जानना चाहिए था बेटा सीधा, लेकिन माध्यम आगे बदल रहा है, अर्थात ये कांच से निकलकर वायु में जा रही है। अब ये अपने अभिलंब से दूर हो जाएगी, क्योंकि ये किरण विरल सघन से विरल माध्यम में जाती है, और ये अपने अभिलंब से दूर, ये था अभिलंब, इससे दूर हटती हुई नीचे की तरफ निकल जाती है S की दिशा में। अब यहाँ पे हम आपको और एक, ये तो हो जाता है प्रकाश का परावर्तन। जितनी बातें मैंने बोली उतनी बात आपको लिखना भी है, जैसे जैसे बोली वैसे ही लिखना है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को रिवाइज करिए और फिर से इसे सुनकर लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक शब्द और मिल जाता है अपवर्तन के बाद, प्रिज्म का विचलन कोण। विचलन कोण, विचलन का मतलब ही होता है बच्चों कि अपने मार्ग से भटक जाना, और कितना भटकना वही होता है कोण के रूप में प्रेजेंट करना। तो हम देखें अगर, तो हमारे प्रकाश की किरण तो जा तो ऐसे रही थी, हम लोगों ने नीचे से डाला था ऊपर की तरफ, और ये निकल के किधर जा रही है? नीचे की तरफ। यानी कि अगर आप किसी को किसी रास्ते से भेजो कि भैया आप सीधे जाना, वो रास्ते में मुड़ जाए और मुड़ करके दूसरे रास्ते पर निकल जाए, तो यानी कि वो अपने मार्ग से क्या हो गया? विचलित हो गया। ठीक इसी प्रकार जब भी हम प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म के एक पृष्ठ पर डालते हैं तो जब उसका पूरी तरह अपवर्तन हो जाता है तो वो अपने मार्ग से भटकती हुई नीचे की तरफ, देखो यहाँ पे मैंने भेजा था ऊपर की तरफ जाने के लिए और ये जा रही है नीचे की तरफ। तो ये कितना विचलित हुई अपने मार्ग से, कितना भटक गई, इसको जानने के लिए हम इस किरण को यानी कि पी की, जिसे हम कहते हैं आने वाली किरण, और आर एस जिसे कहते हैं निर्गत किरण यानी कि निकल कर जाने वाली किरण, तो आने वाली को आगे बढ़ा लेते हैं और निकलने वाली को पीछे बढ़ा लेते हैं। तो चलिए इस बात को देख लेते हैं। ये ठीक है ना, तो ये आने वाली को आगे पहले भी बढ़ाया था, निकलने वाली को भी मैंने पीछे बढ़ा लिया। इनके बीच का जो ये कोण बन रहा है, इसी कोण को हम विचलन कोण डेल कहते हैं।
यानी कि आपसे अगर परिभाषा पूछी जाए कि विचलन कोण किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि किसी प्रिज्म के एक पृष्ठ पर आने वाली किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर उनके बीच बना कोण विचलन कोण डेल कहलाता है। इसे क्या पढ़ते हैं? डेल पढ़ते हैं। एक परिभाषा यहाँ पर और मिलती है, अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण, जिसे नोट किया जाता है डेल एम से। अल्पतम विचलन कोण, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? प्रिज्म। प्रिज्म के बाद हमने पढ़ा प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण, ठीक है ना, जिसे कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद पढ़ा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद पढ़ा विचलन कोण। अब पढ़ने वाले हैं अल्पतम विचलन कोण की, कि अल्पतम विचलन कोण हम किसे कहते हैं। तो आपको बता दे बेटा, ये था आई, ये था अभिलंब और निर्गत यानी कि आर था। इधर से देखा जाए तो आई ये बन जाता है आपका, और आई डैश कर देते हैं इसे, और ये बन जाता है आर डैश। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि विचलन कोण कौन है। तो आपको बता दे, जैसे जैसे आपतन कोण आई का मान हम बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आपतन कोण आई का मान हम क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, वैसे वैसे विचलन कोण का मान धीरे धीरे डेल का मान क्या होता जाता है? घटता जाता है। तो जैसे जैसे आपतन कोण आई का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण डेल का मान घटता जाता है, ठीक। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी कि आई का मान यानी कि आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण धीरे धीरे क्या होता है? घटता जाता है। परंतु एक निश्चित आपतन कोण आई पर डेल का मान घटना बंद हो जाता है। क्या होता है कि आई हम बढ़ा रहे थे तो डेल का मान धीरे धीरे घट रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आई जो है उसको आप यदि बढ़ाएंगे तो डेल का मान घटेगा नहीं, यानी कि घटना बंद हो जाता है। तो घटेगा नहीं तो क्या होगा? तब वहां से डेल का मान फिर अगर आई आपने बढ़ाया तो डेल का मान भी घटने के बजाय क्या होने लगता है? धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यानी कि जैसे आपने किसी को एक तमाचा खींच के मारा, उसने सह लिया, 2 मारा उसने सह लिया, 3 मारा सह लिया, 4 मारा सह लिया। एक समय तो ऐसा जरूर आएगा जब वो आपके तमाचे का विरोध करेगा। वही यहाँ पे होता है कि यदि आई को हम बढ़ाएंगे तो डेल घटेगा, और आई बढ़ाया डेल और घटा, आई बढ़ाते गए डेल घटता गया, आई बढ़ाते गए डेल घटता गया। एक समय ऐसा आएगा कि डेल घटना बंद हो जाएगा, और यदि उसके बाद आपने आई को बढ़ाया, यदि उसके बाद आपने उसे थप्पड़ मारा तो वो भी उलट के एक थप्पड़ मार देगा। वही चीज यदि उसके बाद आपने आई को बढ़ाया तो डेल का मान अब नहीं घटेगा, अब नहीं सहेगा, अब डेल का मान बढ़ना स्टार्ट होगा। तो जब ये सिस्टम बन जाए, जैसे मैंने लिखा, जैसे जैसे आपतन कोण आई का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे विचलन कोण डेल का मान घटता जाता है, परंतु एक निश्चित आपतन कोण पर आई का मान एक निश्चित आपतन कोण आई पर डेल का मान घटना बंद हो जाता है। अर्थात यदि उसके बाद आई का मान बढ़ाया जाए तो डेल का मान घटने के बजाय बढ़ने लगता है।
उसी डेल के न्यूनतम मान को जब वो घटना बंद हुआ था, उसी डेल के न्यूनतम मान को जब वो घटना बंद हुआ था, उसी न्यूनतम मान को हम अल्पतम विचलन कोण डेल एम के नाम से जानते हैं। उसी अल्पतम विचलन कोण को हम डेल एम अल्पतम विचलन कोण को उसी न्यूनतम विचलन कोण को हम अल्पतम विचलन कोण डेल एम के नाम से, एम का मतलब मिनिमम होता है, वे डेल एम के नाम से जानते हैं। कभी कभी आई और आर यानी कि आपतन कोण आई और विचलन कोण डेल के बीच में एक ग्राफ भी खींचने को आता है। आप इसको देख सकते हैं कैसे खींचा जाता है। बोलता है कि आप आपतन कोण आई और विचलन कोण आर के बीच एक ग्राफ खींचिए। तो आइए खींचते हैं, पहले एक बना लेते हैं। ये और ये आप दिखा सकते हैं एक्स अक्ष, और ये आप दिखा सकते हैं वाई अक्ष। ये हमारा बिंदु O है। यदि इनमें से एक्स अक्ष और वाई अक्ष में से एक को हम मान ले आई कोण और एक को मान ले डेल कोण, तो क्या होता है कि जब हम आई का मान अधिकतम लेते हैं या आई या डेल का मान हम मान लेते हैं कि ये था हमारा पॉइंट, ये और इनके बीच जब हम इन्हें खींचना स्टार्ट करते हैं तो कुछ आई और आर के बीच आई और डेल के बीच, तो हमारा ग्राफ इस प्रकार का बनता है। आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारा कौन था, विचलन कोण डेल प्रदर्शित कर रहा था, ये आपतन कोण आई को प्रदर्शित कर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि विचलन कोण अभी यहाँ पर अधिकतम है। विचलन कोण का मान क्या है, अधिकतम, और आई का मान अभी यहाँ से चेक किया जाए तो न्यूनतम आ रहा होगा। आप इसे समझ सकते हैं। यदि इस बिंदु को मिलाया जाए तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, यानी कि आई का मान अभी न्यूनतम है और डेल का मान अधिकतम है। हमने क्या किया, आई को बढ़ा दिया। यहाँ पे देखें तो डेल क्या हो चुका है, घट चुका है, और आई क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अर्थात आई को बढ़ाया, डेल का मान ऊपर से नीचे आ गया। हमने देखा कि यहाँ पर हमने डेल को और घटा दिया तो यहाँ पे आई का मान बढ़ा मिला, मतलब आई का मान बढ़ता जा रहा है, डेल का मान धीरे धीरे घटता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आई के इस मान पर डेल का मान न्यूनतम हो गया। यदि इसके बाद आपने आई को और बढ़ाया तो देखो अब तक ग्राफ डाउन हो रहा था, अब ग्राफ फिर से ऊपर उठने लगा। अर्थात ये आई और डेल के बीच का हमारा ग्राफ हो जाता है, जो ये बताता है कि आई का मान बढ़ाने पर डेल का मान घटता तो है, लेकिन एक निश्चित समय बाद या एक निश्चित आपतन कोण पर डेल का मान घटना बंद हो जाता है। अर्थात उसी न्यूनतम डेल के मान को हम अल्पतम विचलन कोण के नाम से जानते हैं। बच्चों, इसके अपवर्तनांक का सूत्र प्रिज्म के अपवर्तनांक का भी सूत्र होता है, क्योंकि प्रिज्म प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है और अपवर्तन पर आधारित जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका अपवर्तनांक होता है। इसका आप सूत्र लिख सकते हैं, जिसका सिर्फ आपके सिलेबस में सूत्र है और कुछ नहीं। इस पे एक आध सवाल है। प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर साइन डेल m प्लस ए बाई साइन डेल m प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2, जहाँ ए कौन है, प्रिज्म कोण, डेल m कौन है, अल्पतम विचलन कोण। हम प्रिज्म के बारे में अगली क्लास में जानेंगे। इसके द्वारा प्रकाश हमारा 7 रंगों में कैसे विभक्त होता है और प्रकाश की कुछ और अद्भुत घटनाओं के बारे में। अब मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।